उसमें कहते हैं ना टोन्ड मिल्क, वो फैट है वो अच्छा नहीं रहता, और जो डेयरी से आता है उसमें थोड़ी मलाई निकलती है, मलाई से गेंद बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्टिक और मैच बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे आग लगाने के लिए अभी माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता वाला डायलॉग तो मैं नहीं मारूंगा, बट स्टिल लेट मी यूज दिस मैच स्टिक्स। भैया आपको ना एक्सेल चलेगा यार, भैया आपको डबल एक्सेल, और आप तो रहने दो, आप क्या शर्ट पहनोगे, आप एस साइज ले लेना, ठीक है। कुछ इस टाइप से बर्न करने के बाद में हमारी मैच बॉक्स को पहले साइड कर देते हैं। बर्निंग काफ़ी तेज़ होती है, एक्सेसिव अमाउंट में होता है, और आपको पता है बर्निंग होने के बाद में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हों। फुल एनर्जी मोड के साथ में आज स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जो कि रहने वाला है हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हर बार की तरह पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन ये है कि आप मार्केट जाते हो, दूध लाते हो, ठीक है, आप मार्केट जाते होगे या फिर डेयरी पे भी जा सकते हो। डेयरी पे तो आजकल बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर मार्केट में पैकेट्स वाले और सबको पैकिंग वाले क्या कहते हैं, पैक्ड मिल्क, वो ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो पसंद की क्या बात है, डेयरी तक जाने में आलस आता है, सच बताऊँ तो ये प्रॉब्लम होती है। हमारे घर पे खुद ही दूध वाला लगा है, वो दूध वाला आके दे जाता है, बट पैकिंग का मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता, कि उसमें कहते हैं ना टोन्ड मिल्क, वो फैट है वो अच्छा नहीं रहता, और जो डेयरी से आता है उसमें थोड़ी मलाई निकलती है, मलाई से गेंद बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, वापस आते हैं, ऑफ ट्रैक चल जाते हैं बार बार। चलो मैं तुमसे वापस एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, जैसे आप टोन्ड मिल्क वगैरह कुछ भी लाते हो, ठीक है, अभी आप उससे क्या बोलते हो कि भैया 50 रुपए का दूध दे देना या फिर 1 लीटर दूध दे देना, बताओ। चलो क्वेश्चन है, सोचो, तुम क्या बोलते हो कि 50 रुपए का दूध दे दो, या फिर आप बोलते हो, मान लो आपको ज्यादा क्वांटिटी में लाना है, तो आप ये बोलोगे भैया 180 रुपए का दूध दे दो, या फिर आप ये बोलोगे भैया 3 लीटर दूध दे दो। 3 लीटर सही है, 60 रुपए का आता है, हाँ सही है। 3 लीटर दूध दे दो, या फिर आप बोलोगे 3 किलो दूध दे दो, या फिर आप बोलोगे 3000 मिलीग्राम दूध दे दो। ऐसे बोलोगे? क्या बोलोगे? मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज बोल तो एक ही चीज रहा हूँ ना, मैंने बोला तो यही, तुम्हें लाना क्या है, दूध लाना, तो आप बोलोगे क्या, बताओ। चलो बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ, चालू हो जाओ। कमेंट सेक्शन मुझे एक एक चीज बताओ कि तुम क्या बोलोगे। 3 किलो बोलोगे, 3000 ग्राम बोलोगे, या तुम बोलोगे तुम 3 लीटर बोलोगे, या तुम बोलोगे 180 रुपए का दूध दे दो, या तुम बोलोगे टोंड 180 रुपए का दूध दे दो, या तुम बोलोगे भैया दूध दे दो, खीर बनानी उतना दूध दे दो जितना इस भगोने में आ जाए। कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे, पता है, बोलेंगे भैया इतना दूध दे दो जो इस बोतल में मैं खीर भर सकूं, इतना खीर बन जाए। होते हैं यार, होते हैं बहुत बड़े वाले। एक आया था मेरे सामने, पता है, हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, तो वहां पे आया, वो बोला भैया एक बात बताओ, लगभग इतना बड़ा भगोना है, उसमें कितना ज्यादा मैं वो डालूं, चीनी का पाउडर, मतलब पता नहीं कुछ बना रहा था, अभी ध्यान में नहीं आ रहा उसको, मतलब शुगर पाउडर चाहिए था, तो वो कह रहा है इसमें मुझे वो बनाना है लड्डू वड्डू, तो उसमें कितनी चीनी डलेगी, भगोने के साइज में कंपेयर कर रहा था, नहीं पता था उसको। होता है कन्फ्यूजन कई लोगों को, मुझे भी पहले था, लेकिन ऐसा भी नहीं था, इस हद तक भी नहीं था, ठीक है। तो होता है काफी ज्यादा, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे अब, ये जो चीजें मैंने बोली, बोलोगे क्या वो तो तुम्हें पता है, तुम मुझे बताओगे भी, ठीक है। बट ये जो चीजें मैंने बोली, ये एक्चुअली में क्या कर रही है, ये उस दूध को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कर रही है हम तक। आपसे वो जो दूध की बात है वो मुझ तक कैसे पहुंचा रही है, काइंड ऑफ अ मोर इन्फॉर्मेटिव वे। मुझे और पता चल पा रहा है दूध लीटर्स में लेना है, केजीज में लेना है, या कितने रुपए का लेना है, तो मुझे उसके बारे में और स्पेसिफिकली पता चल पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी आप शर्ट लेने गए, हम नॉर्मल शर्ट्स लेने जाते हैं ना, तो हम शर्ट लेने जाते हैं, हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, भैया 1200 रुपए की बढ़िया सी शर्ट दिखा दो। तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा कि भैया, पहले वो स्पेसिफिकेशंस में स्टार्ट कैसे होता है, साइज बता अपना, ए साइज बता, चल साइज क्या है, कितनी साइज लेनी है। और वो तो इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो सब पता चल जाता है कि तुम कितने बड़े हो, कितना तुम्हारी साइज हो, पहले ही बता देते, पता है। भैया आपको ना एक्सेल चलेगा यार, भैया आपको डबल एक्सेल, और आप तो रहने दो, आप क्या शर्ट पहनोगे, आप एस साइज ले लेना, ठीक है। अब उसने पहले देख के क्यों बताया कि उसको एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें नहीं पता चलता, हमें हमारी शर्ट्स के पीछे यहाँ पे टैग लगा होता है, हमें उस टैग से पता चलता है कि हम कौन से साइज की शर्ट पहन रहे हैं। तो पहला स्पेसिफिकेशन तो ये। दूसरा वो बोलेगा भैया कॉटन में चाहिए या सिल्क में, पॉलिस्टर का चाहिए, मतलब बहुत सारे काफी सारी वेराइटीज होती हैं, हुडी टाइप में चाहिए, फिर वो और स्पेसिफिकेशन देगा, भैया फुल स्लीव, हाफ स्लीव, शर्ट या टी शर्ट,
फिर वो और स्पेसिफाई करेगा भैया कॉलर वाली बिना कॉलर वाली, फिर वो और स्पेसिफाई करेगा भैया जेब के साथ बिना जेब के साथ, भैया दोनों साइड जेब चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। फिर वो और स्पेसिफाई करेगा भैया चेन वाली बिना चेन वाली, बटन वाली बिना बटन वाली। तो मतलब ये सारी की सारी उस एक शर्ट को ही स्पेसिफिकली, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा मिल रही है, हमें उस एक शर्ट के बारे में ज्यादा पता चल रहा है कि इस शर्ट को और कितनी तरीकों से देखा जा सकता है। तो यही होता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेने जाते हैं या फिर हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डेली लाइफ में देखते हैं। अब मैंने इस शर्ट का टॉपिक यहाँ इस लेक्चर में क्यों लाया, क्यों, हमारी इक्वेशन में तो कहीं पे शर्ट आ नहीं रही ना, हमारी इक्वेशन में हाँ दूध आ सकता है, दूध तो मैंने लिया भी काम में, लेकिन हमारी इक्वेशन में इस शर्ट का एग्जांपल लेने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है कि जिस तरह से हम शर्ट को ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में बताते हैं ना, हम हमारी केमिकल इक्वेशंस को भी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में बताते हैं, और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है, वो काफी अच्छे लेवल की रहती है, वो काफी अच्छे मतलब एक अलग ही कॉन्सेप्ट रहता है उनका, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट को वो किस स्टेट में है, वो क्या ले रहा है, क्या रिएक्शंस हो रही हैं, किस तरह से फॉर्मुलेशंस हो रही हैं, हर एक चीज और ज्यादा डीप में बताते रहोगे तो वो एक इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे लेगा, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि इक्वेशंस को हम किस तरह से और इंफॉर्मेटिव वे में लेते हैं, ठीक है। चलो अब इस चीज को समझते हैं आज के हमारे लेक्चर के साथ में, जहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में कैसे लिया जा सकता है, जिसमें मेजर कंसिडरेशन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने रहेंगे। जो पहला हमारे पास में रहेगा वो रहेगा कि उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का, मैं एक ही की बात नहीं कर रहा, मैं रिएक्टेंट की भी बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की भी बात कर रहा हूँ, दोनों के फिजिकल स्टेट्स के बारे में बता दो। किसके बारे में बता दो, फिजिकल स्टेट्स के बारे में। सेकंड में बोलूंगा दोनों के हीट चेंजेस के बारे में बता दो, दोनों के, रिएक्टेंट के भी प्रोडक्ट के भी। थर्ड में बोलूंगा दोनों की कंडीशंस के बारे में मुझे बता दो। थर्ड में यही बोलूंगा कि मुझे दोनों की कंडीशंस के बारे में बता दो कि दोनों की क्या क्या कंडीशंस रहे, किन कंडीशंस में दोनों ने काम किया, मतलब हो सकता है किसी ने हीट लेके काम किया, हो सकता है किसी ने हीट रिलीज करके काम किया, हो सकता है किसी ने हीट के बिना ही काम कर लिया, हो सकता है किसी ने कोई रिएक्टेंट कोई एजेंट का यूज किया हो। अब आगे पढ़ोगे तुम कि एजेंट्स कैसे काम करते हैं, कैटलिस्ट हो सकते हैं, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये मेजर 3 कंसिडरेशन हमारे साथ में रहती हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में कैसे लिया जाता है। जहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी इक्वेशन, जैसे ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से रेलेवेंट इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले किसी भी फिजिकल स्टेट को समझने के लिए, अगर आपको किसी भी एक इक्वेशन की फिजिकल स्टेट को समझना है, तो देखो फिजिकल मतलब जो दिखाई दे रहा है। अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ, कैसा हूं मैं, सॉलिड, आई एम अ सॉलिड स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ लिक्विड स्ट्रक्चर। अगर मैं एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता, देन आई विल बी नॉट स्टेबल एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल बी फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस, मतलब मैं फ्लोट कर रहा होता। अभी मैं ऐसे कर नहीं पाया, डैम मतलब होता है, कई लोग कर लेते हैं यूं करके, ठीक है। तो वो एक कंडीशन आती है, अगर मैं लिक्विड की कंडीशन में आता तो मैं फ्लोट कर रहा होता, बट मैं लिक्विड की कंडीशन में हूं, मेरी एक फिजिकल स्टेट है, आई एम अ सॉलिड स्ट्रक्चर। ऐसा भी नहीं कंप्लीटली सॉलिड, अ सॉलिड मतलब थोड़ा बहुत सॉफ्ट है, काइंड ऑफ सॉलिड, काइंड ऑफ लिक्विड भी नहीं बोलेंगे, बट सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है। तो मेरा एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, वैसे हर एलिमेंट का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। तुम जब रिएक्शन में उसको यूज कर रहे हो तब उसका फिजिकल स्टेट कौन सा है वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे 4 ही मेजर स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पता है। एक्वस सॉल्यूशन काइंड ऑफ मिक्स सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट को हम डिनोट करते हैं एस सिंबल से, ठीक है। किससे डिनोट करा जाता है, हमारे एस सिंबल से डिनोट किया जाता है। लिक्विड सिंबल को वहीं हम डिनोट करते हैं एल से, बिकॉज इट इज लिक्विड, तो इसको एल से ले लेते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे एक्वस की, जिसको ए क्यू से, और हमारे गैस को जिसको जी सिंबल से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो अभी मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो एक बेसिक इक्वेशन आपके सामने दे रखी है। जिंक कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। H2SO4 जो किस में था, एक्वस स्टेट में, इससे रिएक्शन करता है। ये दोनों क्या हुए, रिएक्टेंट्स, क्या देते हैं, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और ये क्या है, गैस। जिंक सल्फेट क्या आया, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन जो मिक्सचर होता है दो अलग अलग एलिमेंट्स का, मतलब दो अलग अलग आयंस का या दो अलग अलग एटम्स का, जब भी मिक्सचर लेते हो वो किस में आता है, एक्वस में। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों अलग अलग चीजें। जिंक सल्फेट, जिंक अलग है, सल्फेट अलग है, तो दोनों अलग अलग, यानी दोनों मिलके बने तो वो एक्वस में आएंगे। और हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, तो वो आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो इतना तो आप समझ गए, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। किस तरह से इंफॉर्मेटिव वे में रहे ये तो आपको पता चल गया होगा। अब इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में सबसे पहले हम क्या समझेंगे, अगर हमें कभी भी किसी की हीट चेंजेस के बारे में देखा है, देखो हीट चेंजेस को हम दो तरीके से लिखते हैं, ठीक। पहला,
Those reaction in which heat is evolved are known as exothermic reactions. ऐसे केमिकल रिएक्शंस या ऐसे केमिकल इक्वेशन जिसमें हीट इवॉल्व हुई है, इवॉल्व मतलब हीट निकली है, रिलीज हुई है। जैसे कि अभी अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ आओ, इस मैस्टिक और मैच बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे आग लगाने के लिए अभी माचिस होती तो दुनिया को आग लगा देता वाला डायलॉग तो मैं नहीं मारूंगा, बट स्टिल let me use these mastics. I'll show you how it is done. Okay, I'll take these kind of 4 mastics. ये मैंने जलाई, बहुत ही अच्छी वाली आग मैंने आपके सामने जला दी। अब ये जो मैंने काइंड ऑफ मैस्टिक को बर्न किया, तो बर्न के बाद में हुआ क्या, ये धीरे धीरे कंबस्ट होता जा रहा है, ठीक है, इसमें कंबशन टेक प्लेस कर रहा है। चारों की चारों मैस्टिक धीरे धीरे बर्न होती जा रही है। इससे पहले मेरा हाथ जले, मैं दूर हो जाता हूँ, ठीक है। चारों मैस्टिक बर्न हो रही है, मतलब हीट रिलीज हो रही है। हीट ये ले नहीं रहा है, ये हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब ये बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसकी बर्निंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और हीट की प्रेजेंस में ये बर्न होते होते हीट को रिलीज भी तो कर रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तो मुझे एक्चुअल में हीट फील होगा, मेरे हाथ को हीट फील होगा, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट, ओहो आग लग गई, हाथ लग गए, है ना, जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसी काइंड ऑफ रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। कौन सी रिएक्शंस बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। और इसको डिनोशन या इसको जो डिनोट किया जाता है, किस टाइप से किया जाता है, देखो जब भी हम कार्बन में ऑक्सीजन, देखो कार्बन एक सॉलिड सब्सटेंस है, कार्बन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सा है हमारे पास में, गैसियस सब्सटेंस आया। तो गैसियस सब्सटेंस को जैसे ही मिलाएंगे तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बनेगी, जिसके साथ में बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होगी। अब ये हीट एक्चुअली में रिलीज हो रही है उन दोनों के मिक्सचर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ठंडा तो नहीं होगा, वो गर्म ही स्टेट में होगा जब हीट रिलीज हो रही होगी। जस्ट लाइक द मैस्टिक, जब मैंने उसको बर्न किया, लकड़ी ठंडी नहीं होगी, जब मैं उसको जला रहा हूँ वो धीरे धीरे गर्म हो रही होगी, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी होगी, ऐश फॉर्मेशन में हो चुकी है, बट हीट तो निकल ली। बात समझ में आई, क्या रही कंडीशन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा मीथेन को लिया गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ में मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी बना। दोनों बने किस में, गैसेस स्टेट में। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही, वाटर भी मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकता है, वेपर फॉर्मेशन हो सकता है, गैस स्टेट में बना, साथ में उसमें से काफी ज्यादा हीट एक्सचेंज हुई ही हुई, हीट रिलीज हुई ही हुई। ये बात समझ में आई। ये रहता है हमारा कि किस तरह से हम हीट चेंजेस के बारे में डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अगर मैं एंडोथर्मिक बोलूं तो ऑब्वियस सी बात है, एंडो मींस टेकिंग इन हीट, ठीक है, एंडो मींस टेकिंग इन हीट। अभी आप बोलोगे सर हीट को लेके किस तरह से, मतलब मैं समझा नहीं, तो मैं बोलूंगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस काइंड ऑफ रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और तब जाके रिएक्शंस हो पाते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, मैं बताता हूँ। देखो एक एग्जांपल है मेरे पास, एक सेकंड वेट करना। ये हमारे पास में अभी आपको दिख तो नहीं रहा होगा, बाकी ये हमारे पास में वाटर है, ठीक है, ये हमारे पास में वाटर है जो काइंड ऑफ अभी बिल्कुल चिल्ड स्टेट में, बहुत ही ठंडा है। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना फीवर होता है तो फिर बॉडी में हल्का सा पानी भी टच करा दो तो बहुत, नहाने का भी मन नहीं करता, सच बताएं तो मैं नहा के आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो जैसे मैं इसको टच करूंगा रेलेवेंटली काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, अब आपको कोल्ड टेम्परेचर में फील नहीं करा सकता अभी, बट ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। इसके ऊपर सरफेस, अपर सरफेस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी दिखेगा कुछ कुछ वेपर फॉर्मेशंस भी हल्का हल्का हो रहा है, जो मेरे हाथ से अभी थोड़ा रब हो गया। बट ये काइंड ऑफ ये पानी, अब इसको गर्म होने के लिए ये क्या करेगा, ये हीट को लेगा, ठीक है। अभी अगर मुझे इस पानी को गर्म करना है, अगर मैं बोलूं मुझे इस पानी को गर्म करना है, तो मेरा जो पहला सवाल होगा कि पानी को कैसे गर्म करो, तो आप यही बोलोगे सर इस ग्लास को लीजिए, एक भगोने को लीजिए, एक बाउल को लीजिए, इस पानी को उसमें डालिए, गैस के ऊपर माचिस लगा के रख दीजिए, वो थोड़ी देर में क्या होगा, गर्म हो जाएगा। पहला आप यही बोलो, क्योंकि ये चिल्ड है, मतलब बिल्कुल कूल्ड वाटर है, ऑलमोस्ट काफी कम टेम्परेचर का वाटर है, ठीक है, 0 से कम नहीं होगा वरना तो आइस हो जाता, 0 से ज्यादा ही होगा। तो ये ठंडा है तो ये उस पर गर्म हो जाएगा इंस्टेंटली, वर्ड याद रखना इंस्टेंटली। लेकिन इसने क्या ली, हीट ली, है ना। अब अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि सेकंड सर आप ये कर सकते हो, जस्ट पुट दिस ग्लास, नहीं हाथ पे रखे, मैं कोई जादू वादू नहीं करने वाला कि ऐसे क्या आउट गायब, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अभी इस ग्लास को सिंपली आप क्या कर रहे हो, अपने रूम पे रख दो, अपने रूम में रख दो, कहीं पे भी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो रहा है, तो ये थोड़ी देर में ही बाहर का जितना भी टेम्परेचर होगा उसकी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद में सारी की सारी हीट रिलीज, इसका जो टेम्परेचर है वो वापस मेंटेन हो जाएगा, और ये पीने लायक बन जाएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। बात समझ में आई, मतलब एंडोथर्मिक में हीट को, एक सेकंड रुकना,
एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट लेकर, अब वो हीट या तो वो फ्लेम की हेल्प से ले सकता है, या तो ऑब्वियसली बात है वो फ्लेम की हेल्प से हीट लेगा, या फिर वो हीट को लेगा किस टाइप से, वो हीट को नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर से। अच्छा एक बात बताओ, आप धूप में खड़े होते हो आपको पसीना आता है, आप एसी में खड़े होते हो आपको पसीना क्यों नहीं आता? कभी सोचा है? बेसिक सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना है, अपने अपने थॉट्स रखना। आप धूप में खड़े होते हो तो आपको पसीना नहीं आता, इट इज ऑब्वियस, नहीं आ रहा। पर वो सॉरी उल्टा बोल गया, धूप में खड़े हो आपको पसीना आ रहा है, ठीक है, आप धूप में खड़े हो नीचे तो आपको बहुत तेज पसीना आने लग जाएगा, बट आप वहीं पे एसी के सामने खड़े हो आपको पसीना नहीं आएगा, क्यों? मेजर रीजन यही है कि एसी चल रहा है तो वो रूम टेम्परेचर को ठंडा कर रहा है, आपको ठंडा नहीं कर रहा। आप बाहर से आए हो, आप अंदर रूम में एंटर हुए, रूम ठंडा है, रूम का टेम्परेचर ठंडा है, तो आपके अंदर की हीट रिलीज होगी और उस एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने का काम करेगी, लेकिन एसी उस एटमॉस्फेयर को ऑलरेडी ठंडा कर रहा है, तो आपकी हीट बैलेंस हो जाएगी और आप भी उस एसी के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो जाओगे, ठीक है। वहीं पे अगर आप धूप में जाते हो तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, हो सकता है आप एसी से गए हो तो आपका टेम्परेचर कम हो, अब जैसे ही बाहर जाते हो तो बॉडी हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट लेती है और इसके बाद में आपको बहुत गर्मी लगेगी, देन इट इज ऑब्वियस कि आपको पसीना आएगा ही आएगा। बात समझ में? यानी ये काइंड ऑफ रिएक्शंस रहती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रहती है हमारी? एंडोथर्मिक। अब दो एग्जांपल्स हम हमारे सामने देख लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में लेते हैं, ऑक्सीजन को गैसेस फॉर्म में लेते हैं, हीट इनको देते हैं, मतलब हमने हीट इनको प्रोवाइड करी, तो ये बना रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बना रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेम हम करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, जिसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे, वो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स निकलेंगे, जिसके साथ में एक गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए, हेल्थ कॉन्शियस सॉरी, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस और अच्छी नहीं होती। और ये कहती है कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करने के बाद भी कभी भी उसके सामने मत बैठो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा इनहेल करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक है और उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, ये बात तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमें हीट सिग्नल, देखो हीट को नॉर्मली अगर या तो हम देखा जाए तो हम डायरेक्ट हीट लिख के भी कर सकते हैं, बट हम एक सिंबल का यूज करते हैं जो होता है डेल्टा। अब ये जो डेल सिंबल है, ये एक्चुअली में क्या होता है, हीट प्रोवाइड करते टाइम पे दिया जाता है, ठीक है। मतलब हीट किसी को दे रहे हो या हीट किसी से ले रहे हो, तो हम हीट की प्रेजेंस में, जब भी हीट की प्रेजेंस में, अभी हीट की प्रेजेंस में मैं आपको बताऊंगा, ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, बट मैं बेसिक समझा देता हूँ। होता क्या है, हम किसी भी एक रिएक्शन को हीट की प्रेजेंस में, या किसी भी कोई भी रिएक्ट मतलब हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, टेम्परेचर के बेसिस पे, या किसी भी पर्टिकुलर रीजन या सॉर्ट के उस पे बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले क्या होगा, मान लो अगर हीट रिक्वायर्ड है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पानी को गर्म करने के लिए भी हीट की जरूरत पड़ेगी, हीट की रिक्वायरमेंट है किसी भी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, तो हीट साइन आपको उसको देना पड़ेगा, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको जो एरो होता है ना, एरो, एरो के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसके ऊपर? एरो के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट, मैंने पहले ही बोला, हो सकता है कि कभी कभी इक्वेशंस स्लो हो। देखो, कुछ चीजें होती हैं जब इक्वेशंस काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, कुछ सर्टेन कंडीशंस आ जाती हैं जब इक्वेशन थोड़ी सी स्लो रहती है, तो उन इक्वेशंस को हल्का सा फास्ट करने के लिए हम पता है क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपने वुड को बर्न तो कर दिया, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, आपने वुड को बर्न कर दिया, हल्की सी आंच उसमें लगा दी, पर वो वुड धीरे धीरे बर्न हो रही है। अब आपने देखा आपके पास में स्पिरिट की बोतल है, डॉक्टर स्पिरिट, तो आप उसको थोड़ा सा छिड़क दोगे, इट विल एक्चुअली बिहेव लाइक ए कैटलिस्ट, और स्पिरिट डालते ही वो जो फायर है वो स्पिरिट को बर्न करेगी, वो वुड को बर्न कर ही रही थी, बट वो स्पिरिट को बर्न करेगी, स्पिरिट और ज्यादा बर्निंग बढ़ाएगी, फायर को और ज्यादा इंक्रीज करेगी, और उस फायर को ग्रेटर लेवल पे लेके जाएगी। तो कैटलिस्ट का काम किसने किया? स्पिरिट का काम किया। हीट तो ऑलरेडी आप दे रहे थे ना, कैटलिस्ट तभी दिया जाता है। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है? MnO2, यानी मैंगनीज ऑक्साइड, हमने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया है। हीट तो ऑलरेडी आप दे रहे थे, बट रिएक्शन थोड़ी स्लो थी, तो आपने कैटलिस्ट और यूज किया। कैटलिस्ट को यूज करते ही उसकी रिएक्शन और ज्यादा तेज हो गई, और आपको फाइनली जो अपने स्टेट्स हैं, जो भी अपने रिएक्टेंट्स के बाद में जो भी प्रोडक्ट्स मिलने थे, वो मिल गए, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? चलो अब एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि अगर मैं हीट की बात करूं तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देके उसमें फिर क्या बाय प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। अभी देखो हीट किस तरह से इस पेपर को बर्न करने के बाद में, मतलब जब मैं इस पेपर को हीट प्रोवाइड करूंगा, हीट प्रोवाइड किसकी हेल्प से करूंगा? ऑब्वियसली बात है, इस मैचस्टिक की हेल्प से करूंगा, इस मैच बॉक्स की हेल्प से करूंगा, जिसमें मैं हीट लगाऊंगा। तो हीट इस पेपर को, ये एक टाइप का रिएक्टेंट ही है, इस पेपर को किस में? प्रोडक्ट में फॉर्म करेगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये
तो आपको पता ही है क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि हीट किस तरह से इस पेपर की हेल्प कर रही है। क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ही रख देता हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये बर्न होगा? आप ही बताओ। इसको ऐसे रख दिया मैंने अपने हाथों में, जला के बता दो। चांसेस बिल्कुल कम है, ना ही ये सनलाइट में है। सनलाइट में अगर मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस होता तो मैं इसको जला भी देता, लेकिन बट ऐसे में इसको जला नहीं सकता, वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो चलो आओ पहले इसको हीट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें मैं लूँगा हमारी ये मैस्टिक को लेने के बाद में मैं इसको करूँगा कुछ इस टाइप से बर्न करने के बाद में हमारी मैच बॉक्स को पहले साइड कर देते हैं। बर्निंग काफ़ी तेज़ होती है, एक्सेसिव अमाउंट में होता है, और आपको पता है ये बर्निंग होने के बाद में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पूरे के पूरे ये पेपर में अब एक फॉर्मेशन हो रहा है, वो है हमारी ऐश का। देखो थोड़ी सी ऐश नीचे भी गिर गई है, और धीरे धीरे ही सरी बट ये पेपर बर्न होते होते अब फॉर्मेशन कर रहा है ऐश का, जिसको मैं कलेक्ट करूँगा हमारे, कलेक्शन तो कहीं नहीं हुआ इस पेपर में। और जैसे ही मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करी, अब ये बंद हो चुका है। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इस तरह से क्या इवोल्यूशन हो रहा है राइट नाउ। इसमें से स्मोक इवॉल्व हो रही है। स्मोक क्यों इवॉल्व हो रही है? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये हीटेड है, और अगर इसमें मैं फूंक मारूं तो हल्का हल्का यहाँ पे क्या होगा, ऐश का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, साथ में स्मोक और हीट की वजह से ये पेपर बर्न हो रहा है और आंखों में बहुत तेज लग रहा है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कौन बना, ये हमारा ऐश बना, और ऐश के साथ साथ में हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक भी मिल रही है हीट की प्रेजेंस में। समझ आई ये बात? आगे मेरी बात समझ में, किस तरह से हमने उस पेपर की बर्निंग को देखा और किस तरह से हीट ने ही उसको प्रोडक्ट बनाने का काम किया। एक्चुअली में वो प्रोडक्ट हमारे किसी काम का नहीं, बट ये काफी ज्यादा आगे आगे वाली चीजों में भी काम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। ठीक है, अच्छा लगाओ तो लाइक करें, और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है अगर आप लोग वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और ध्यान रखना अब जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आने वाली, ये हमारी रहने वाली है अलग अलग टाइप की रिएक्शंस पे। काफी मजा आएगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए लेक्चर में, कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।